मैंने वाटरलू के युद्ध में जो सफलता प्राप्त की उसका प्रशिक्षण ईटन के मैदान में मिला। नेपोलियन को पराजित करने वाले एडवर्ड नेल्सन की ये पंक्ति खेल के महत्व को बयां करने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल अमृता, खेल न केवल हमें स्वस्थ रहने में योगदान देकर सक्षम बनाते हैं, बल्कि हमें निष्पक्ष, सहिष्णु और विनम्र बनाकर एक बेहतर इंसान के रूप में बदलते हैं। बदलते समय के साथ ये साबित हो गया है कि खेल मनुष्य के विकास में बाधक नहीं है बल्कि सहायक है। रामायण हो, महाभारत हो या फिर ग्रीको रोमन दंत कथाओं में इस बात का जिक्र है कि खेल संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल अमृता, और एक समय ऐसा भी रहा भारत में जब हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते थे, लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, सचिन तेंदुलकर ही नहीं बल्कि सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, महेंद्र सिंह धोनी, नीरज चोपड़ा जैसे नामों ने भारत को खेलों के क्षेत्र में सफलता, समृद्धि और यश के जो नए आयाम गढ़े हैं, वो एक नए कीर्तिमान बन गए हैं। बिल्कुल, भारत ने टोक्यो में इतिहास रचा। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते। ये सब देखकर हमारे एथलीट्स पर हमें गर्व होता है। हालांकि एक सच ये भी है कि भारत खेलों की महाशक्ति बनने की दिशा में जो रास्ता है उसे अभी और कितना तय करना बाकी है, कितना तलाशना बाकी। बिल्कुल अमृता, और आज विश्व एथलेटिक्स दिवस भी है, तो विश्व एथलेटिक दिवस के मौके पर देश में खेलों की स्थिति, उनका वर्तमान और भविष्य पर बात करेंगे। खेलों के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करने के साथ साथ समझेंगे खेल के क्षेत्र में भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं सोनिया लाठर, आप भारतीय बॉक्सर और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नीलम कपूर, जो कि पूर्व महानिदेशक हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। नीलम जी, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा। बहुत बहुत स्वागत लूथरा साहब आपका भी। थैंक यू। और इन सभी मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले भूमिका हम आपको बताते हैं। अमृता, एक समय था जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन बदलते समय के साथ ये इस कहावत में अब ये भी कहा जाने लगा है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। जी हाँ, बिल्कुल। खेल सिर्फ हमारे शारीरिक विकास को ही मजबूत नहीं करते, बल्कि अब खेलों के जरिए हमारे मानसिक, सामाजिक और आर्थिक विकास भी जो है वो सुनिश्चित हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में खेल और स्वास्थ्य का अमूल्य महत्व है। खेल खेलना टीम भावना को पैदा करता है। सकारात्मक सोच, नेतृत्व कौशल, लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेने का आत्मविश्वास खेलों के जरिए ही पैदा होता है। जी हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज और शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व करता है। खेल हमारे देश के समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जो खेलता नहीं है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है, जो खेलता है वो ही जीवन में सफल होता है। क्योंकि खेल के बगैर ना हार को हजम करने की क्षमता आती है, हार को जब हजम करने की क्षमता आती है तब जीतने का जुनून पैदा होता है, और जीतने का जुनून ही जीतने की आदत बनाता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों से खेलों के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। वैश्विक मंच पर भारत की इस क्षमता को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये वो समय है जब हम युवा प्रतिभाओं को प्रेरित कर उन्हें खेल के शीर्ष तक ले जा सकते हैं, बशर्ते उन्हें आधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए जो उनकी क्षमता का सही दोहन कर सके। राष्ट्रीय स्तर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार कई प्रयास कर रही है। खेलो भारत कार्यक्रम उसी संकल्प का हिस्सा है। अभी हाल ही में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक और पैरालंपिक में 19 पदक जीते हैं। एक अच्छी पहल ये भी है कि भारत के पारंपरिक खेलों को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। कबड्डी, खो खो, मल्लखंब, कुश्ती जैसे खेल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना रहे हैं। प्राचीन भारत में गुरु अपने शिष्यों को तीरंदाजी, रथ दौड़, कुश्ती, शिकार, घुड़सवारी, भारोत्तोलक, हथौड़ा फेंकना, तैराकी, भाला फेंक या डिस्कस थ्रो का प्रशिक्षण देते थे। ये पारंपरिक खेल भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े लोकप्रिय थे।
इनमें से कुछ खेलों ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, SAF जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी अपनी जगह बनाई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हरियाणा से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों तक प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। आज नीरज चोपड़ा वो नाम है जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से टोक्यो ओलंपिक की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ऐसी उपलब्धियां खेलों के प्रति उत्साह को बढ़ाती है और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ऊर्जावान खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन और उच्च स्तरीय आधुनिक प्रशिक्षण के साथ मंच उपलब्ध कराने की जरूरत है। और आज विश्व एथलेटिक्स दिवस भी है और अब चर्चा को शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारे जो तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल नीलम जी आपसे करना चाहूंगा मैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस के मौके पर आज हमें इस पर बात करनी चाहिए कि विश्व के मानचित्र पर भारत की खेल प्रतिभा कहां स्थान रखती है। मैं ये समझती हूँ कि अभी भारत में एक शुरुआत हुई है जहाँ पे खेलों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और खेल का जो एक चीज क्षेत्र है उसमें समय लगता है एक एथलीट को डेवलप करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग जो है वो सही तरीके से हो, सही उसको कोच मिले, उसकी जो एक साइंटिफिक असेसमेंट होती है एक वैज्ञानिक तौर से कि भाई इसमें क्या खूबियां हैं, क्या इसकी कमजोरियां हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए, ये सब एक पूरा एक प्रोसेस है। और सबसे जरूरी ये है कि हम लोग एक छोटी उम्र में जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको एक तो हम इंटरेस्ट डेवलप करें खेल में, स्कूल में या स्कूल के बाहर भी, और उसके बाद जो अच्छे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है उनको हम लोग आइडेंटिफाई करें और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम उनको डालें जहाँ पे उनकी सही एक ट्रेनिंग हो सके। आजकल अगर आप हमारी सफलता को देखें कि ओलंपिक्स में हमने काफी सफलता पाई है, पहले से बहुत ज्यादा हमारे जो एथलीट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो कंपटीशन है ग्लोबल लेवल पे वो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर हम बाकी देशों को देखें, रूस को देखें, चीन को देखें या अमेरिका को देखें, वहां के जो खिलाड़ी हैं वो 1 सेकेंड या 1 फुट या 1 इंच से जीत जाते हैं और मेडल में जीतने और ना जीतने का कभी कभी थोड़ा सा ही फर्क रहता है। जी। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनमें ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एक डेवलप होना चाहिए कि भाई हम अपने अंदर जो भी हम बेस्ट कर सकें, जो भी हम अपने जो अपनी ताकत है, अपनी क्षमता है, अपनी शक्ति है, वो पूरी तरह से हम उसको आगे लेके आए। वो एक जो स्पिरिट है वो ट्रेनिंग और दूसरे खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन करने से ही डेवलप होगा। तो जो अभी भारत सरकार की पहल है, खेलो इंडिया की जो स्कीम है, वो एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र में 8, 9, 10 साल से उनकी सिलेक्शन करके उनको एक प्रोग्राम में डाला जा रहा है और हर साल उनका जो एक परफॉर्मेंस है उसकी असेसमेंट होगी। जो बच्चे निकल के आएंगे उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। ठीक है। और जो किसी वजह से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको किसी और स्पोर्ट्स का से रिलेटेड जो बहुत सारे और एक्टिविटीज हैं उसमें डाले जाने का ये प्रोग्राम। ठीक है। और इस तरह के प्रयास की जरूरत भी लगती है अमृता, मुझे ऐसा होना चाहिए। ठीक है। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। सोनिया लाठर, भारतीय बॉक्सर, अर्जुन पुरस्कार विजेता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनिया, एक लंबा सफ़र आपने तय किया है और आपको नवाजा गया पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार से भी। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि सरकार प्रयास कर रही है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, कोशिशें जारी हैं, लेकिन जैसा कि मैडम ने भी कहा कि जब हम तुलना बाकी देशों से करते हैं, खासकर अगर चीन और जापान या और भी जो वेस्ट इंडीज़ के देशों से हम करते हैं, अगर हमारे खिलाड़ी कहीं पर कमतर हो रहे हैं, आपसे मैं समझना चाहूँगी, आप फील्ड में हैं, उस प्रॉब्लम को फेस कर पा रही होंगी या समझ पा रही होंगी, किन स्टेप्स पे अभी और काम किए जाने की ज़रूरत है ताकि हम उस शीर्ष पर पहुँचें? अभी जैसे कि मैम बता रहे हैं, जो खेलो इंडिया हो रहा है वो ग्रास रूट लेवल से बच्चे उठाए जा रहे हैं जी। तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, जो टैलेंट गांव में है वो ऊपर आ रहा है। और रही बात अभी जो प्रिपरेशन करनी चाहिए, जैसे चाइना और
अमेरिका जो लेके आ रहा है वो टेक्नोलॉजी हमारे भी अभी देश में आ रही है। जब से ये जो न्यू सरकार बनी है हम लोगों के लिए, उसे टेक्नोलॉजी जो वैज्ञानिक चीजें हैं वो अभी हमारे ऊपर अप्लाई की जा रही है। उनसे हमें वो चीजें पता चल रही है जो शायद हमें पहले नहीं पता होती थी, जो उन लोगों को अमेरिका में और चाइना में अवेलेबल है वो चीजें। आज हमारे साथ हर चीज का हमें पता चल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्ट का कितना जरूरत है, हमें कितना खाना चाहिए कितना नहीं। तो वो चीजें अभी इंप्रूवमेंट हो रही है। 16 ओलंपिक के बाद फिर अभी 22 में जो मेडल थे और जब 24 में जो मेडल होंगे हर 4 ईयर्स में इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हम उन चीजों की नॉलेज हो रही है अभी। ओके। लेकिन इन सब के साथ साथ हाल ही में जैसे कि अमृता हमने देखा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने स्वर्णिम प्रदर्शन किया अपना, और वो वाकई में पूरे देश को गर्व की अनुभूति उसके जरिए महसूस हुई। नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, ये तमाम सारे ऐसे नाम हैं। बॉक्सिंग में भी हमको पदक मिला। मैं समझना चाहूंगा लूथरा साहब आपसे, ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को आप कैसे देख रहे हैं और इसके जरिए हम भविष्य की कितनी संभावनाएं भारत की खेल प्रतिभा से हम कर सकते हैं? देखिए, नीरज चोपड़ा ने आपको रास्ता दिखाया। कहते हैं ना, पहली बार चांद पे कौन गया था, तो हमारे चांद पे जाने वाले अभिनव बिंद्रा और फिर नीरज चोपड़ा, इस फील्ड में पहली बार कोई चांद पर गया। अब उसको जाना, बार बार ले जाना वहां पर बच्चों को, ये काम तो सरकार का या कॉर्पोरेट जगत का ही होना चाहिए जी। और प्रॉब्लम यह है कि कॉर्पोरेट जगत और सरकार जितना पैसा भी ला पा रहे हैं वो देखिए पूरा नहीं पड़ सकता। एक एस्टीमेट सिर्फ आपको मैं दूं, 2016 के जब रियो ओलंपिक्स हुए थे, ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत अच्छा किया था, 20-22 उनके गोल्ड मेडल आए थे। तो एक एस्टीमेट लगाया गया था, एक सर्वे हुआ था, उसमें था कि करीब 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ पर गोल्ड मेडल पे उनका खर्चा हुआ। तो क्या मतलब कि ये तो एक वो है, जरूरी नहीं हर एक कंट्री को 250 करना है, लेकिन करीब 100 करोड़ तो हर एक बच्चे पे जाएगा ना। वो 100 करोड़ सिर्फ उसकी ट्रेनिंग पे नहीं जाएगा, उसके लिए तो 2-4 करोड़ जाएगा, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। आप दिल्ली में रह रहे हो, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हैदराबाद में, बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर प्लेसेस? कई जगह पर बच्चे बहुत टैलेंटेड है, जैसे सोनिया कह रही थी, नीचे से बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उनको एकलव्य आप नहीं बना सकते। एकलव्य बनाना वो जंगल का देखिए पुराने चीज थी। आज आपको उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग देनी है, आज आपको वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज देनी है, और आज उनको जो सबसे बड़ी बात, उन बच्चों को जब तक आप रोटी कपड़ा और मकान से अलग नहीं करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन एक तरफ नहीं जा पाएगी। अगर उनको जब वो बड़े हो रहे हैं, खासकर खेलो इंडिया की बात करूं, देखिए जो 2017 में जब शुरू हुआ, मुझे अपने डाउट्स थे, मुझे लगा सरकार, हर एक सरकार आती है कोई नई चीज शुरू करती है, इसका भी ऐसा ही हाल होगा। लेकिन 3-4 साल डाउन द लाइन अब लग रहा है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चे वहां से निकलकर सीधा इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट बिफोर खेलो इंडिया, जो एक टैलेंट को उठाना, और खासकर जब 18 से 21 साल में, तो आप वहां पर टैलेंट को निकाल रहे हो, लेकिन 18 से 21 में एक बड़े बच्चे की, खासकर मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूं, उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जॉब की। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी, अगर आपका कैरियर सिक्योर नहीं होगा, और खासकर गरीब बच्चे जो नीचे से आ रहे हैं, उनके माँ बाप खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो देखिए वो कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो पीछे उनका दिमाग रहेगा कि माँ बाप किस परेशानी में। आपने जो पॉइंट उठाए हैं, जो चुनौतियां उठाई, उसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं नीलम कपूर जी आपका रुख करूंगी। जो बातें लूथरा जी ने कही, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो प्रैक्टिकली हमारे खिलाड़ी फेस करते हैं, जो हम देख पाते हैं, क्योंकि बेसिक नीड्स जो हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी, एक आर्थिक स्वतंत्रता कह लीजिए या सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो घर से खिलाड़ी का बनना या बन के निकलना, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। कितना ज़रूरी आप मानती हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, और इसके लिए सरकार किस स्तर पर काम कर रही है? चंद्रशेखर जी ने बहुत सही कहा। अब मैं इसको जरा 3 भाग में बांटूंगी। देखिए, खेलो इंडिया जो है, जैसे सोनिया जी ने कहा कि ये ग्रास रूट का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कि एक टैलेंट को बहुत छोटी उम्र में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। फिर आपका आता है टॉप्स का प्रोग्राम, जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब ये जो है, ये टैलेंट का जो बिल्कुल ही ऊपर का एक लेयर होता है, सबसे अच्छे टैलेंटेड बच्चे, उनको एक स्पेशल प्रोग्राम में ओलंपिक्स की ट्रेनिंग के लिए डाला जाता है। उसमें उनको आर्थिक सहायता भी मिलती है, उनको हर मंथ जो है महीने का उनको स्टाइपेंड मिलता है, उनको जो भी ट्रेनिंग चाहिए, जो भी कोच चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, सबसे मतलब कि पूरे अपने विश्व में जो बेस्ट इक्विपमेंट है, बेस्ट कोच है, उनको दिलाया जा रहा है। और ये एक बहुत ही फोकस्ड प्रोग्राम है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके जो रीजनल सेंटर्स हैं, ये मैं मानती हूँ कि कई बड़े शहरों में ही फैसिलिटीज हैं, लेकिन जो हमारे रीजनल सेंटर्स हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के,
वो लोकल और रीजनल लेवल पे ये पहल कर रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का भी बहुत एक महत्व है आजकल कि भाई आप ट्रेनिंग जो है आप सोशल मीडिया के थ्रू दे सकते हैं, आप ऐप के थ्रू दे सकते हैं। खेलो इंडिया का एक ऐप भी है जो हमारे कोच कहीं दूर नहीं जा पाते, वो वीडियो से भी ट्रेनिंग उसकी हो रही है। तो ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। और आखिरी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर 100 बच्चे को आइडेंटिफाई किया, हो सकता है 2 या 3 या 4 जो है वो ओलंपिक लेवल तक पहुंचेंगे जी। जो बाकी बच्चे हैं उनका क्या जी? तो मैं ये समझती हूँ कि आज एक स्पोर्ट्स जो है इंडस्ट्री के रूप में उभर के आ रहा है। बहुत सारी एंसिलरी एक्टिविटीज हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करती है। आप मीडिया की एक्टिविटीज ले लीजिए, आप सोशल मीडिया की एक्टिविटीज ले लीजिए, आप मार्केटिंग ले लीजिए, आप फिजियोथेरेपी ले लीजिए, आप बाकी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है, ये भारत सरकार का भी प्लान है कि जो बच्चे ऊपर ओलंपिक स्तर पर अगर नहीं पहुंच पाते, उनको ऐसी चीजों में ट्रेनिंग दी जाए कि वो स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहें और उसको सपोर्ट करें। कोचिंग में भी वो लोग आ सकते हैं और उनको कभी भी ये ना लगे कि अगर हम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कल हमारा ऐसे एक स्थिति होगी कि हम अपने लिए कमा नहीं पाए। तो एक ये इंडस्ट्री के रूप में स्पोर्ट्स जो आ रहा है, ये मैं समझती हूँ बहुत ही एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, मैं समझना चाहूँगा सोनिया जी आपसे, जब हम दुनिया के देशों की तुलना करते हैं, सोनिया जी अभी हमारे साथ नहीं है, मैं लूथरा साहब आपका रुख करना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि जिक्र अभी यहाँ पर हो रहा था, आपने भी जिक्र किया कि ब्रिटेन का आपने उदाहरण दिया, और हम अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, इन देशों की तुलना में हमारे देश में जितने ओलंपिक के पदक आने चाहिए, दुनिया का सबसे युवा देश होने के बावजूद, तो आपको लगता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग है, जो हमारे खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलना चाहिए, जो संसाधन बेहतर उनको मिलने चाहिए, उस पर अब ज़्यादा ध्यान देना होगा, तब हम ज़्यादा पदक की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आप कितने भी युवा हों, आप कितने भी बड़े, आज हम अगर विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं तो हम नहीं बन सकते जब तक कि हम खेलों में ऊपर नहीं आएंगे। आप अमेरिका, आप रशिया, यूएसएसआर की बात करें या चाइना की 80s की बात कीजिए, जब वो 10 साल करीब बाहर रहे, खेलों से बाहर रहे। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे थे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग और इतना पैसा डाला कि जब वो वापस आए 1984 में, अगर आपको लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की बात करें, तो एकदम सब कुछ स्वीप करके चले गए। तो आप इकोनॉमिक माइट तब बनते हैं जब आप स्पोर्टिंग माइट बनते हैं। पहली बात, इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लें। दूसरी बात, हमारा करीब करीब 3000 करोड़ का स्पोर्ट्स बजट है। अगर इसको आप कंपेयर करो तो आप जमाइका के बराबर में जाएंगे, जो एक बहुत छोटा सा नेशन है। उनका देखिए किस तरह से उसेन बोल्ट हो, बाकी के लोग हों, वो सब लोग निकल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सब कुछ सरकार को करना है, लेकिन सरकार को एक ईमानदार हो करके, सिर्फ एक जो पुराना था ना, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मैं कहूँ, लेकिन जब हम लोग ऊपर बढ़ रहे थे, फ्रॉम द नेहरू टाइम, फ्रॉम इंदिरा गांधी, आज मोदी साहब, तो हमारे एक बड़ा क्लियर कट था कि हमारा ये 17% SC, 10% ST, ये सब कोटा था। साथ ही एक छोटी सी चीज़ थी 2% स्पोर्ट्स कोटा जी। वो 2% स्पोर्ट्स कोटा कहाँ गया? आज मुझे किसी भी बैंक में, आज भी मुझे किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में बता दीजिए कोई 2% खर्चता है? नहीं। कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे, जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये करते हैं। आज हम सिर्फ अपने से ईमानदार हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी अगर इतने सीरियस हैं, जो कि लगता है हर एक चीज़ में वो स्पोर्ट्समैन से बात कर रहे हैं, एक कहते हैं ना, एक वो कहते हैं मैजिक घुमाए और सबको कहें 2% में सीरियस हो जाए। इस 2% से आपका जो कायाकल्प होगा, इस 2% से वो जो खेलो इंडिया के बच्चे आएंगे, उनको नौकरी मिलेगी। अगर आज मैं 18-20 साल का, 21 साल का हूं और मेरी एक नौकरी सिक्योर होगी, या किसी बैंक में या किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो देखिए मैं फिर जी जान लगा दूंगा। मुझे पता है नौकरी या रिटायरमेंट तक अब मुझे जाना और नीरज चोपड़ा बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस स्तर का प्रयास होना चाहिए। पराक्रम तभी आती है जब आप चारों तरफ से खुद को सिक्योर महसूस करते हैं। कम से कम रोटी के जुगाड़ की जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद आप फोकस कर पाते हैं अपने एम के ऊपर। बहुत सही बात की लूथरा साहब आपने। नीलम कपूर जी, आपका रुख मैं इस सवाल के साथ करना चाहूंगी। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लूथरा साहब, अगला सवाल आपसे ही है। क्या आप ये मानते हैं सरकार नीति बना रही है? हम नियत की भी बात कर रहे हैं कि नीति के साथ नियत भी हो। जो परिवार है, जो समाज है, जो घर है, वो एक महत्वपूर्ण इकाई है कि उस घर से एक बच्चा निकले। तो जो भारत का जो मानसिक खेलों को लेकर है,
जो व्यवहार, जो रवैया, आपको लगता है उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है? वो शुरुआत परिवार से हो कि खेल के एक क्षेत्र को लेकर एक कल्चर जो है वो डेवलप करना है और स्कूलों में भी इसे अनिवार्य बनाना होगा। देखिए, मुझे 27 साल करीब यहाँ पर इस प्रोफेशन में हो गया। मैं भी एज ए स्पोर्ट्समैन ही आया था, मुझे शौक था, मैं जर्नलिस्ट बन गया। लेकिन इस 27 साल में जो एक डिफरेंस आया है लोगों की मानसिकता की, जब आप बात कर रहे हैं, बीच में एक ऐसा वक्त था लोग स्पोर्ट्स से बिल्कुल दूर भागते थे। उन्हें मालूम था कि अगर आप स्पोर्ट्समैन बने और एक लेवल तक ना पहुंच पाए, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका कैरियर कुछ नहीं रहेगा। फिर सडनली क्रिकेट ने 83 के बाद या उसके बाद से जैसे जैसे क्रिकेट में पैसा आया, सब ने अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना शुरू कर दिया। फिर वक्त आया गोपी चंद का, साइना नेहवाल का, तो एकदम बैडमिंटन आपका ऊपर आ गया। देखिए, आपको हीरो की जरूरत है। आज आपके पास हीरोज हैं, आपके पास बैडमिंटन में आप विश्व शक्ति हैं, आपके पास मेंस विमेंस दोनों जगह पे अच्छे हैं, आपके पास नीरज चोपड़ा, आप शूटिंग में वर्ल्ड क्लास हैं, आप आर्चरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि वही मानसिकता को क्रिकेट से दूर ले जाकर, क्रिकेट बनी है, सबको आईपीएल खेलना है, लाखों कमाना है, लेकिन उन्हीं बच्चों को थोड़ा सा अगर आप रेगुलेट करेंगे, कई बच्चे दूसरी गेम्स छोड़कर, मैं कई बच्चों को जानता हूं, शुरू में टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, एथलेटिक्स थे, लेकिन वो क्रिकेटर बन गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा पैसा जल्दी, क्विक मनी है। तो वो मानसिकता भी बदलनी होगी। और दूसरा, मैंने फिर से कहा, देखिए ये पावरफुल गवर्नमेंट है, और जो पावरफुल गवर्नमेंट्स होती है उनका अगर वो चाहे, अगर वो ऊपर से थोड़ा जो कहते हैं कि थोड़ा सा डायरेक्शन दे, तो इसको बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आज इस सरकार को 8 साल हो गए हैं। 8 साल के बाद अगर आप 2024 तक देखें तो इनका एजेंडा ये क्लियर होना चाहिए कि हमें विश्व शक्ति अगर बनना है तो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी बनना है। बिल्कुल। और अगर जिस दिन ये सोच लिया, ठीक है, आप बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन लूथरा साहब, इन सब के साथ साथ हम बात करें हॉकी की, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है, हम बात करें भारत के पारंपरिक खेलों की, जिसमें कुश्ती है, कबड्डी है, खो खो है, इन खेलों को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अब वो समय है जब भारत के इन पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन दुनिया के सामने न सिर्फ हो रहा है, बल्कि दुनिया के देश इन खेलों को अपने देशों में भी अपना रही है? देखिए बहुत छोटी सी चीज है। आप जब पारंपरिक खेलों की बात कर रहे हैं, जो हमारे अपने खेल हैं, मलखंब हुआ, कबड्डी हुआ, कबड्डी की आपने काफ़ी कोशिश की, अगर आप देखें बीजिंग एशियाड से लेकर आज तक, लेकिन वो वर्ल्ड लेवल पर नहीं चल पाया। आप तो सुपर पावर है, ईरान बहुत अच्छा कर रहा था, जापान की टीम अच्छी आनी शुरू हुई, और हमारे सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब तो अच्छा कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या, अगर आपको इन गेमों को बढ़ाना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो देखिए 2 ही तरीके से बढ़ सकता है, या तो दूसरी कंट्रीज उसको अपनाएं और उसमें वर्ल्ड पावर्स बने, या फिर हम इतना पैसा दूसरी जगह पे खर्चें जो कि हमारे पे पॉसिबल नहीं है, हमारे तो अपने ही बजट्स कम है। तो उसको आप ये बेंचमार्क नहीं बना सकते कि इन गेमों को हम बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। आपकी वो गेमें हैं, शुरू में ट्रेनिंग कीजिए, एक अच्छे लेवल पर आप जो कहते हैं डोमेस्टिक लेवल पर उससे अच्छा कीजिए, लेकिन उसके थ्रू आपकी जो परफॉर्मेंसेज है उसको दूसरी गेम्स में भी आप डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मलखंब वाला दूसरा काम नहीं कर सकता, मलखंब वाला हो सकता है रेसलिंग बहुत अच्छा ही कर सकता हो। आपकी तो ऐसी गेम से आपको देखना पड़ेगा कि उन बच्चों का भी कहाँ होगा। और दूसरी बात, इंटरनेशनल लेवल की जब आप बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको अच्छा करना है तो देखिए कंसिस्टेंट चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि आप अभी तो कर रहे हैं। अगर आप आज की बात करें, 2024 में पेरिस ओलंपिक्स है, 2028 में उसके बाद ओलंपिक्स है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना है वो 24 नहीं होना चाहिए, वो 28 होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 2 साल में बच्चे जो है कहते हैं वर्ल्ड क्लास नहीं बनेंगे। अगर आप एक कंसिस्टेंट मूव है, आपके लगातार बजट बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देखिए एक दिन जरूर पहुंचेंगे। आपके पास वो लोग भी हैं, आपके पास कोचेस भी हैं, आपके पास वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज भी है, लेकिन सरकार में बार बार इसलिए सरकार कहता हूं क्योंकि हमारे देश में अभी कॉर्पोरेट लेवल बहुत पीछे है स्पोर्ट्स में, वो लोग ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और कोविड की वजह से और थोड़ा पीछे चले गए। तो सरकार को थोड़ा सा ज्यादा फोकस और रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकता है। जैसे कि लूथरा साहब आप कह भी रहे थे, इस चर्चा में ही सोनिया लाठर हमारे साथ जुड़ी, और इसके साथ ही नीलम कपूर जी जुड़ी, चंद्रशेखर लूथरा जुड़े। आप तीनों खास मेहमानों का इस सार्थक चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो पराक्रम, विश्व एथलेटिक्स डे के मौके पर जब हम खेलों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है जो नीतियां बन रही हैं उनको लागू करने के लिए नीयत भी हो सबकी, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो, सरकार हो या फिर आम लोग हों।
बिल्कुल अमृता, और सीमित संसाधन के बावजूद यदि नीरज चोपड़ा हमारे लिए स्वर्णिम छलांग लगाते हैं भाला फेंक में, हिमा दास जिनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे, वो जब भारत के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर फहराने में सफल होती हैं, तो ऐसे कई सारे उदाहरण है। हॉकी खेल का मैं देख रहा था अमृता, जो हमारी महिला हॉकी टीम है उसमें से कम 2 खिलाड़ी ऐसी थी जिनके पास टूटी हुई हॉकी स्टिक से वो हॉकी खेलने की उन्होंने शुरुआत की थी। पीने के लिए दूध नहीं था। तो भारत में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरकार से यही हम गुजारिश कर सकते हैं कि इन प्रतिभाओं को मंच दें, मौके दें और इन्हें स्वर्णिम छलांग लगाने दें खेल के क्षेत्र में। इसी के साथ हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल में आज के लिए इतना ही। मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टेलीविजन। नमस्कार।